हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारे इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको प्रवक्ता पॉलिटिकल साइंस यानी कि जो राजनीति विज्ञान जिसको नागरिक शास्त्र भी कहा जा रहा है, तो उसके जो है लगातार क्लासेज आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो दोस्तों, इससे पहले हमारी 3 क्लासेज हो चुकी हैं और आज हमारी ये चौथी क्लास है दोस्तों, जिसके अंतर्गत हम इसका सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चर्चा कर रहे हैं। और सिलेबस में हमने पहला टॉपिक लिया है भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान के अंतर्गत इससे पहले की जो हमारी क्लास है, क्लास 3rd में, उसमें हमने संविधान की प्रस्तावना पर चर्चा की थी। तो आज हमारा आता है दोस्तों भारतीय नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप का टॉपिक हमारा आज रहेगा, जो भाग 2 के अंतर्गत आता है। और इसमें दोस्तों अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के अनुच्छेदों के अंतर्गत भारतीय नागरिकता को इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो बिना स्किप किए आज की क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा। और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार की लगातार क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक हमारी द्वारा लगातार पहुंचता रहेगा। ठीक है, तो बिना देरी किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो हमारा जो लोकतंत्रात्मक राज्य व्यवस्था में नागरिकता किसी व्यक्ति को राज्य के पूर्ण राजनीतिक सदस्यता जो है प्रदान करती है। तो दोस्तों, जो हमारा लोकतंत्रात्मक राज्य है, मतलब देश हमारा लोकतंत्र पर आधारित है। तो लोकतंत्रात्मक जो राज्य व्यवस्था है दोस्तों, उसमें नागरिकता किसी व्यक्ति को राज्य की पूर्ण राजनीतिक सदस्यता प्रदान करती है। और नागरिकता के द्वारा व्यक्ति को दायित्व, अधिकार, कर्तव्य और विशेषाधिकार प्रदान किए जाते हैं, जो कि विदेशियों को प्राप्त नहीं होते हैं। तो दोस्तों, हमारे देश के अंतर्गत जो नागरिकता है, उसकी जो महत्व जो है वो मेन क्या है। अगर कोई व्यक्ति जो है हमारा इस लोकतंत्रात्मक राज व्यवस्था के अंतर्गत आता है और उसकी नागरिकता यहाँ की है, तो व्यक्ति जो है एक व्यक्ति को राज्य की पूर्ण जो है राजनीतिक सदस्यता प्रदान की जाती है नागरिकता के द्वारा। और जो यहाँ का नागरिक है, उस व्यक्ति के अपने दायित्व होते हैं, यानी कि कर्तव्य होते हैं, अधिकार होते हैं, और उसके अलावा विशेषाधिकार उसको प्रदान करती है नागरिकता। और ये अगर जो व्यक्ति यहाँ का नागरिक नहीं है, तो वहाँ पर जो विदेशी होते हैं, तो उनको ये दायित्व, अधिकार और कर्तव्य जो है यहाँ पर विशेषाधिकार के अंतर्गत प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, तो नागरिकता बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है किसी भी देश के लिए। अगर वो व्यक्ति वहाँ का स्थायी नागरिक है, तो उसके पास काफ़ी सारे अधिकार होते हैं। हालांकि कर्तव्य तो सभी जगह होते हैं, कर्तव्य तो व्यक्ति के स्वयं के होते हैं, बट वहाँ पर अधिकारों का मेन बात आता है, कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, उसके दायित्व भी होते हैं, कुछ जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। तो वो सारी चीज़ें क्या होती हैं, आज हम नागरिकता भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत पढ़ेंगे। इन चीज़ों को दोस्तों हम पूरा एकदम डीप में नहीं जाएंगे, बहुत गहराई से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ेंगे जरूर इन टॉपिक्स को। ठीक है, क्योंकि इसके अंतर्गत से क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं नागरिकों के अधिकार, जो सिविल राइट्स हैं दोस्तों। संविधान में नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार दिए हैं जो विदेशियों को उपलब्ध नहीं है। अब हमारे देश के जो नागरिक हैं, जो स्वयं अपने देश के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, तो उनके अंदर उनको जो है जो अधिकार प्राप्त हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार का टॉपिक हमारा कल को रहेगा दोस्तों। ठीक है, मौलिक अधिकार जो हैं। इसके अलावा केवल भारतीय नागरिक कुछ पद धारण कर सकते हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्यपाल, महाधिवक्ता। ये सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें दोस्तों भारतीय नागरिक के पद हैं। एक भारतीय नागरिक को ही ये पद प्राप्त होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जैसे राष्ट्रपति बनता है देश का, उपराष्ट्रपति बनता है, उच्च न्यायालय है ना, और जो है उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, जो महान्यायवादी होते हैं, जो किसी राज्य के राज्यपाल होते हैं, और कोई महाधिवक्ता बनते हैं। तो इनके लिए, इन पदों को धारण करने के लिए क्या मेन चीज़ है, ये सबसे बड़ी बात है, नागरिकता होनी जरूरी है। ठीक है, एक चीज़ आप इसको नोट कर लीजिएगा, संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29, ये क्या है, मूल अधिकार इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको नोटिस कर लीजिएगा। तो आपने देखा होगा किसी भी एग्ज़ाम्स को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले, या किसी भी पद पे अप्लाई करने के लिए, किसी भी इलेक्शन को लड़ने के लिए, सबसे पहले उसको भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। तो नागरिकता की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। केवल नागरिकों को ही लोकसभा और राज्यसभा
राज्य विधानसभाओं के लिए मतदान करने का अधिकार है। तो जो भारत का नागरिक हो उसी को ही लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में मतदान करने का अधिकार प्राप्त है दोस्तों। ठीक है, नागरिकता का टॉपिक दोस्तों आपके सिलेबस में आपने देख लिया होगा। नागरिकता का प्रस्ताव होने के बाद जस्ट नागरिकता का ही टॉपिक है, तो आज हमने उसी टॉपिक को इसके अंतर्गत रखा हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों भारतीय नागरिकता हेतु क्या प्राविधान है। तो प्रोविजंस फॉर द इंडियन सिटीजनशिप, कि भारत का नागरिक होने के लिए क्या क्या प्राविधान रखा गया है। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, अगर हम संविधान के स्टार्टिंग जो सिटीजनशिप ऑन द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो संविधान के जो प्रारंभ में नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट रखा गया था, स्टार्टिंग कैसे हुई, क्या हुई, इस पर पहले चर्चा रहेगी। तो दोस्तों जो भारत जब आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र भारत के अंतर्गत सबसे पहले नागरिकता कैसे मिली, यानी कि जो लोग यहाँ पर थे उनको किस प्रकार से नागरिक उनको बना दिया गया, तो ये चीज़ हम बात करते हैं। तो इसमें देखिए निम्नलिखित व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बन गए, क्योंकि 26 जनवरी 1950 तक जो है जो है भारत का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, यानी कि भारत का अपना संविधान नहीं था। तो यहाँ पर कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशन स्ट्रॉन्ग नहीं थे, क्योंकि अंग्रेजी यानी कि ब्रिटिश शासन था उससे पहले, और 15 अगस्त 1947 से ब्रिटिश शासन के अधीन चल रहा था। तो उनके जो नियम कानून थे वही भारत के अंदर फॉलो हो रहे थे। हालांकि स्वतंत्रता की ओर हम काफ़ी आगे आगे बढ़ चुके थे। भारत के अंतर्गत वह व्यक्ति दोस्तों जो 26 जनवरी 1950 के बाद जो है, वह व्यक्ति जो भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवासित था और जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था। ये दो स्थितियां ऐसी थी जिसके अंतर्गत अगर वो भारत में जन्मा है या भारत में अधिवासित है, तो ऐसे व्यक्ति को 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बना दिया गया था। तो पहली शर्त तो ये रखी गई थी कि उसको भारत के राज्य क्षेत्र का अधिवासित होना चाहिए, और यह वो भारत में उसका जन्म हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट वहाँ रखा गया था। आदिवासी जिसके माता पिता में से कोई भारत राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, ठीक है, ये उसको आदिवासी कहा गया था। मदर या फादर में से कोई भी अगर भारत में जन्मा है, तो इट मीन्स वो जो है वो भारत का नागरिक बन सकता है। आदिवासी जो भारत के संविधान के ठीक पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत में मामूली तौर पर निवास कर रहा था, यानी कि वे लोग जो भारत में भारत के संविधान बनने से पहले कम से कम 5 साल से जो है भारत में क्या कर रहे थे, भारत में निवास कर रहे थे, चाहे वो कहीं से भी हों, कुछ भी हों, लेकिन भारत के निवासी हों, भारत के अंदर वो रह रहे थे। जिनको 5 वर्ष हो गए थे भारत में रहते हुए, तो उनको भारत की स्थायी नागरिकता प्रदान कर दी गई थी। ये स्टार्टिंग की बात है दोस्तों। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान बना था, तो उस समय जो है भारत की नागरिकता बनने की ये शर्त रख दी गई थी। इसके अलावा अनुच्छेद 6 के अनुसार पाकिस्तान से भारत आने वाला व्यक्ति भारतीय नागरिक कहलाएगा। अब देखो जो पाकिस्तान से जो व्यक्ति जो है भारत में आए थे, उनको नागरिकता कैसे देने की बात कही गई थी, इसको अनुच्छेद 6 के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा कि जो पाकिस्तान, क्योंकि भारत और जो है पाकिस्तान पहले संयुक्त थे, तो पाकिस्तान अलग हुआ था। तो ऐसी स्थिति में कुछ भारतीय ऐसे भी थे जो पाकिस्तान के अंदर हो गए थे, तो वो भारत में आना चाहते। तो ऐसी स्थिति में उनके लिए क्या बनाया गया था, तो अनुच्छेद 6 के अंतर्गत इस पॉइंट को रखा गया है कि यदि वह 19 जुलाई 1948 को 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया और तब से भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर पर निवास कर रहा है, तो उस समय ऐसी कोई बहुत तगड़ी वो नहीं स्थितियाँ नहीं रखी गई थी दोस्तों, कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर वो भारत में आके भारत में रह रहा है, मामूली तौर पर निवास कर रहा है, तो उसको भी जो है भारत की नागरिकता मिल गई थी। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं और आपको जो है इसके बेसिक पूरा क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से भारत के अंतर्गत शुरुआत से नागरिकता प्राप्त हुई है। सिलेबस के अंदर है और क्वेश्चन जो है ऐसे ही बिल्कुल अंदर ही अंदर से क्वेश्चन लिए जाते हैं दोस्तों, इसलिए इन पॉइंट्स को आप जरूर नोट करेंगे। ठीक है, तो 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत आया था और जो भारत में मामूली तौर पर निवास कर रहा था, उसको भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई थी। तो ये अनुच्छेद 6 के अंतर्गत ये बात रखी गई थी दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा यदि वह 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आया हो और 6 माह से अधिक समय से भारत में निवास कर रहा हो और सक्षम अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया हो, तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान से आने वाले उन
व्यक्तियों को भारत की नागरिकता देने की बात की गई है, जो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत आया और 6 माह से अधिक समय के लिए भारत में निवास कर रहा हो और सक्षम अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्ट्रीकृत कर लिया हो, तो उसको भी भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई। यदि वह उस या उसके माता-पिता में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा हो, तो ऐसी स्थिति में भी उस व्यक्ति को जो है भारत की नागरिकता प्रदान कर दी गई। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं अब बात करते हैं दोस्तों, नागरिकता अधिनियम 1955 जो बना था उसमें क्या क्या चीज़ें चेंजेस हुए। तो नागरिकता अधिनियम सिटीजनशिप एक्ट 1955 की हम बात करते हैं दोस्तों। ये 1955 में नागरिकता अधिनियम बना था, तो इस पर भी चर्चा करते हैं। तो अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार संसद के पास है। तो जो नागरिकता बनाने का जो कानून यानी कि नागरिकता संबंधी जो कानून बनाने का अधिकार दोस्तों, वो किसको दे दिया? संसद को दे दिया। इसके लिए संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया और जिसमें नागरिकता प्राप्त करने के लिए निम्न प्रावधानों का वर्णन है। तो भारत के अंतर्गत नागरिकता जो प्राप्त करने के लिए क्या क्या चीज़ों का होना जरूरी है। तो सबसे पहली बात तो है जन्म से नागरिकता। अगर कोई बच्चा जो है पैदाइशी भारत का है कोई व्यक्ति, तो उसको तो जो है भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। लेकिन उसमें भी दो चीज़ें पॉइंट रखी गई हैं दोस्तों। क्या क्या चीज़ें हैं? देखिए, जन्म से नागरिकता वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ है, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। तो अगर किसी व्यक्ति का जन्म जो है 26 जनवरी 1950 से, देखो 26 जनवरी 1950 से पहले वालों को तो कॉमनली से हमने बात बता दी कि अगर पेरेंट्स 5 साल से अगर भारत में रह रहे तो भारत के नागरिक बन गए, और उसके अलावा जो बच्चा पैदा भारत में हुआ है तो वो तो भारत का नागरिक था ही। ये स्थितियाँ तो वहाँ 26 जनवरी 1950 से पहले हो गई थी दोस्तों, उससे पहले के लोगों के लिए। ठीक है, उसके बाद जो है उसके बाद के लोगों के लिए क्या है, जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ है, वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। पहली बात। अपवाद क्या क्या रखा गया इसमें? अपवाद क्या क्या था दोस्तों? विदेशी राजनयिकों के भारत में उत्पन्न बच्चे, इसके अलावा शत्रुओं के अधीन भारत के किसी भाग में उत्पन्न बच्चे। तो ये इन चीज़ों को अपवाद के अंतर्गत इसमें माना गया है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, वंशानुगत की बात करते हैं। तो वंशानुगत में क्या हुआ दोस्तों? 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत के बाहर जन्म लेने वाला बच्चा वंशानुक्रम से भारत का नागरिक होगा। अब 26 जनवरी 1950 और उसके पश्चात भारत के बाहर जन्म लेने वाला बच्चा वंशानुक्रम से भारत का होगा। अगर उसके पेरेंट्स का जन्म भारत में हुआ है, तो अगर वो किसी अन्य देश में अगर वो बच्चा जन्म ले लेता है, तो उसको जो है वंशानुक्रम से भारत का नागरिक होगा। यदि उसके माता पिता में से कोई किसी उसके जन्म के समय भारत का नागरिक था। तो अगर उसके माता पिता जो है जन्म के समय भारत के नागरिक रहे हों, तो वो बच्चा भी भारत का नागरिक होगा। तो ये यहाँ पर बात कही गई है दोस्तों। ठीक है नहीं? तो ये वंशानुगत स्थितियों को रखा गया है। अब जैसे क्या होता है दोस्तों, जैसे इंडिया से बहुत सारे इंडियन नागरिक जो है ना, हमारे सिटीजनशिप जो हैं बहुत सारे विदेशों में जाते हैं जॉब करने के लिए, और वहाँ वो अपनी फैमिली के जैसे किसी ने विदेश से ही शादी कर ली, या कोई यहाँ पे शादी करके जॉब के लिए विदेश जाते हैं फैमिली सहित। अब उनका बच्चा अगर विदेश में पैदा हो रहा है, तो वहाँ का नागरिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। वो वहाँ की नागरिकता मिलेगी नहीं मिलेगी बात अलग है, लेकिन वो इंडिया का नागरिक जरूर होगा, क्योंकि उन्हीं पेरेंट्स का बच्चा है। ठीक है, तो ये चीज़ है इसमें, ये बात इसमें वंशानुगत बात कही गई है कि पेरेंट्स अगर भारत के हों, भारत के नागरिक हों, तो बच्चा कहीं भी पैदा हो वर्ल्ड में, उसको जो है भारत की नागरिकता बनी रहेगी। ये बात इसके अंतर्गत है। उसके अलावा रजिस्ट्रीकरण द्वारा भी भारत में नागरिकता प्रदान की जा सकती है। कोई व्यक्ति जो ऊपर 1 और 2 में नहीं आता है, 1 और 2 में क्या क्या चीज़ें हैं दोस्तों, आपने देख लिया होगा। एक तो वंशानुगत है, एक जन्म से नागरिकता है। तो अगर इन दो चीज़ों के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति इसके अंदर नहीं आता है, तो उसको कुछ शर्तें पूरी करनी है। वह कुछ शर्तों को पूरा करके भारत का नागरिक बन सकता है। तो भारत के संविधान में यही सबसे फ्लेक्सिबिलिटी है दोस्तों, कि इसमें जो है सारे ऑप्शन रखे गए हैं। मतलब कोई चीज़ अगर नहीं है, तो उसके अलावा भी अन्य माध्यम हैं जिनके द्वारा कोई भी काम यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है। तो कुछ शर्तों को पूरा करके भारत का नागरिक बन सकता है। जैसे ऐसे व्यक्ति जिनका विवाह भारत के नागरिकों से हुआ हो, या वही व्यक्ति जो मूल भारतीय मूल के हों। अब जैसे कोई अगर व्यक्ति भारतीय मूल के हों और वो विदेशों में रह रहे हों, तो ऐसी स्थिति में अगर वो भारत के नागरिकों के साथ विवाह हुआ हो किसी का यदि,
तो वो व्यक्ति भी भारतीय हो सकता है, नागरिक हो सकता है। और यदि वो भारतीय मूल के हैं तो वो भी भारतीय नागरिक हो सकते हैं। तो ये इसकी स्थितियाँ रखी गई हैं। इसके अलावा देशीकरण के द्वारा क्या है, जब किसी विदेशी का देशीकरण के लिए आवेदन भारत सरकार द्वारा मंजूर कर लिया जाता है तो वो भारत का नागरिक बन जाता है। तो अगर कोई विदेशी है, कोई फॉरेनर है दोस्तों, और वो भारत में देशीकरण के लिए आवेदन करता है और भारत सरकार द्वारा अगर उसको उसकी कुछ विशेष स्थितियों को देखते हुए अगर उसको मंजूर कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति भी भारत का नागरिक बन सकता है। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ, और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आपके वीडियो को लाइक करने से ही हमें मनोबल बढ़ता है दोस्तों, और पता चलता है कि कितने अभ्यर्थी जो है पूरी क्लास को वॉच कर रहे हैं, कितने अभ्यर्थी जो है इस क्लास को जो है बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी मेहनत तभी सफल है दोस्तों जब आपने क्लास को देखा। ठीक है नहीं, तभी हमारी मेहनत सफल रहेगी। ठीक है, तो देशीकरण द्वारा भी जो है क्या हो जाता है दोस्तों कि भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, लेकिन भारत सरकार द्वारा उसके आवेदन को स्वीकार किया जा सकता है। ऐसे विदेशी लोगों को भारत की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, तो ये 4 कंडीशन है दोस्तों भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों जो 5वीं कंडीशन है, भारत के राज्य क्षेत्र में मिल जाने से नागरिकता। अब देखिए क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र में मिल जाने से नागरिकता का मतलब क्या है कि अगर कोई क्षेत्र भारत में जुड़ जाए, यदि कोई राज्य क्षेत्र भारत में मिल जाए, ठीक है, भारत का कोई, जैसे आपने वो देखा कि जम्मू कश्मीर वाला एरिया है उसमें कुछ चीज़ें हैं, वहाँ पर पाकिस्तान अपने हुकूमत जमाने की सोचता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या है कि अगर वो भाग पाकिस्तान का कुछ भाग भारत में जुड़ जाए या कोई अन्य देश से कोई वो है, तो ऐसे राज्य क्षेत्र अगर भाग में मिल जाता है भारत के अंतर्गत, तब सरकार यह निर्दिष्ट करेगी कि उस क्षेत्र के कौन से व्यक्ति भारत का नागरिक हो जाएंगे। तो वहाँ पर सरकार ही डिसीजन लेगी संसद में, और उसके आधार पर जो है उस क्षेत्र को भी संविधान के अंतर्गत, भारत के संविधान में जो है उस चीज़ को ऐड करते हुए उन लोगों को भी, जो उस क्षेत्र के अंतर्गत जो लोग होंगे, उनको भी भारत की नागरिकता दे सकती है। ठीक है, तो भारत के राज्य क्षेत्र में मिल जाने वाले, जो क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर मिल जाएगा, उन लोगों को भी भारत की नागरिकता मिल जाएगी। समझ गए दोस्तों? तो ये है भारत में नागरिकता प्राप्त करने के तरीके। अब बात आती है भारत में जो नागरिकता को समाप्त करने की, एंड ऑफ सिटीजनशिप। भारत में नागरिकता को समाप्त कैसे किया जा सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब यदि कोई व्यक्ति जो है भारत की नागरिकता समाप्त चाहता है, यानी कि भारत में 3 स्थितियों में नागरिकता समाप्त हो सकती है, या कोई व्यक्ति ऐसा हो जो लॉन्ग टर्म सारी कंडीशंस को इंडिया की फॉलो नहीं कर रहा है, और वो काफ़ी पीढ़ी पहले से भारत का नागरिक है और वो चाहता है कि मैं भारत का नागरिक बन जाऊं फिर से, तो उसकी नागरिकता को त्याग भी करना पड़ता है और उसकी नागरिकता हटाई भी जा सकती है। तो वो क्या शर्तें हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो 3 प्रकार से इस चीज़ को हटाया जा, नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। एक तो परित्याग, पहली स्थिति है परित्याग। कोई भी वयस्क नागरिक स्वैच्छिक रूप से नागरिकता का परित्याग कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति है वो चाहता है कि भाई मैं भारत की नागरिकता को समाप्त करना चाह रहा हूँ, और किसी और कंट्री में रह रहा है और सब कुछ चाह रहा है, तो और वहाँ की नागरिकता लेना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करना है, परित्याग कर सकता है। यह परित्याग केवल वही व्यक्ति कर सकता है दोस्तों जो किसी अन्य देश का नागरिकता प्राप्त करना चाहता है। ठीक है ना, तो यही चीज़ है दोस्तों कि जैसे बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, गाँव से शहर में चले जाते हैं, आपने देखा, राशन कार्ड की कंडीशन आती है, फिर वो वहाँ राशन कार्ड बनाते हैं। राशन कार्ड बनाने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, यहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्र का या अपने जहाँ वो रह रहे हैं अपने गांव का, है ना, उस जगह की नागरिकता क्या करना पड़ता है, उसको राशन कार्ड से नाम हटाना होता है। तब जाके वो वहाँ का राशन कार्ड बनाएगा जिस जगह में वो जाना चाह रहा है, जिस जगह वो राशन कार्ड बनाना चाहता है। तो ऐसे ही अगर कोई अदर कंट्री में जाके अपना वहाँ की नागरिकता लेना चाहता है तो उसको भारत की नागरिकता का परित्याग करना पड़ेगा, तब जाके वो अन्य देश की नागरिकता ले सकता है। तो एक स्थिति तो नागरिकता समाप्त करने की ये रखी गई है दोस्तों। ठीक है, दूसरा यह है परिवसन। परिवसन, जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तब वह भारत का नागरिक नहीं रह जाता है। अब कोई व्यक्ति जो है स्वेच्छा से उसने वहाँ जो है भारत उस कंट्री की नागरिकता ले ली, तो ऐसे जब उसने वहाँ की नागरिकता ले ली तो उसको 2 जगहों की नागरिकता नहीं मिल सकती। तो ऐसी स्थिति में वो भारत का नागरिक फिर खुद ब खुद हट जाएगा, तो उसको परिवर्तन कहा जाएगा दोस्तों। ठीक है, एक तो परित्याग करके कि वो यहाँ से लिखित तौर पर अपने आप को नागरिकता समाप्त करवाएगा। एक यह है कि परिवर्तन द्वारा वो वहाँ के स्वेच्छा से उसने अन्य देश की नागरिकता ले ली तो वो भारत का नागरिक फिर नहीं रहेगा। ठीक है दोस्तों, तीसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, इसको भी समझते हैं। तीसरी कंडीशन है दोस्तों वंचित रहना,
यदि किसी व्यक्ति ने कपट द्वारा भारत की नागरिकता अर्जित की है। अब देखिए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति ने जो है छल कपट के द्वारा, अब छल कपट यहाँ पे वर्ड इसलिए आ गया दोस्तों, क्योंकि अगर उसने धोखे से, मतलब इसका मतलब है धोखे से भारत की नागरिकता अर्जित की है या राष्ट्र विरोधी कार्य किया है, तब उसे नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। अगर कोई देश विरोधी जो कार्य किया है किसी व्यक्ति ने, तो ऐसी स्थिति में उसको भारत की नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। तो ये भी एक शर्त जो है भारत की नागरिकता के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन थी भारत में नागरिकता के परित्याग की कंडीशन। अब दोस्तों बात करते हैं कि भारत के अंतर्गत एकल नागरिकता की। अब नागरिकता का टॉपिक हमारा चल रहा है टॉपिक, और हमारे इस जो प्रवक्ता आप बनने वाले हैं वो नागरिक शास्त्र बनने वाले हैं। तो नागरिकता का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल छोड़ नहीं सकते हो दोस्तों। ठीक है ना, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ सकते हैं। ये आपके एक जो है जिसको कहते हैं मूल अधिकार मूल कर्तव्य की हम बात करें, कि मूल कर्तव्य के अंतर्गत आता है दोस्तों। क्योंकि आप नागरिक शास्त्र के अध्यापक बनने हैं तो नागरिकता से संबंधित तो आपको एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप की हम बात करते हैं दोस्तों। तो पूरे भारत के लिए केवल एक ही नागरिकता है। ठीक है, तो अब हमारे पूरे भारत के लिए एक ही नागरिकता होएगी। ये नहीं कि मतलब अलग अलग राज्य अपने अपनी चलाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है, अगर वो भारत का नागरिक है, बस भारत का नागरिक है, तो राज्यों का तो कोई नया नियम है ही नहीं। फिर पूरे भारत के लिए केवल एक नागरिकता है, राज्यों की अपनी अलग नागरिकता नहीं होगी। भारत में किसी एक राज्य में निवास करने वाले व्यक्ति को ही वही अधिकार प्राप्त है जो किसी अन्य राज्य में निवास करने वाले भारतीय को है। तो दोस्तों समझ गए, यहाँ पर ऐसा नहीं कि अलग अलग राज्य में नागरिकों के लिए अलग अलग जो है अधिकार प्राप्त हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो है सेवाएं अच्छी मिल सकती हैं किसी अदर राज्य में। जैसे कोई अदर स्टेट है, वो अपने राज्य के अंतर्गत, वहाँ का जो मुख्यमंत्री है, वहाँ के जो राज्यपाल हैं, वो अपने अपने राज्य के अंतर्गत अन्य अन्य मतलब अच्छी चीज़ों को चला सकते हैं। बट जहाँ पर नागरिकता से संबंधित जो कॉन्सेप्ट रहेंगे, उन कॉन्सेप्ट्स में सारे पूरे कंट्री के अंतर्गत एक जैसे नियम कानून लागू होंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये एकल नागरिकता इसको कही गई है। ठीक है, और कोई व्यक्ति अगर भारत का नागरिक है तो वो भारत के किसी भी राज्य में जा सकता है। तो उसको कहीं ना कहीं जैसे अदर कंट्री में जाने के लिए पासपोर्ट वीज़ा वगैरह बनाने पड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, नहीं तो क्यों है, क्योंकि हम वहाँ के नागरिक नहीं हैं, इसलिए हमको उस कंट्री में जाने के लिए है ना वो बनाना पड़ता है। ठीक है, कॉमन सी बात है। अब जैसे भारत का क्या है कि जैसे ये नेपाल है और यहाँ पाकिस्तान के साथ है, मतलब ये जो है पड़ोसी जो हैं इनके साथ किस प्रकार का रिलेशन है, थोड़ा रिलेशन अलग प्रकार का है। तो ऐसी स्थिति में इनके साथ जो है पासपोर्ट भी, अगर हम किसी और कंट्री में चले जाएं, जैसे आपको अमेरिका जाना है, आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपको स्विट्ज़रलैंड जाना है, न्यूजीलैंड जाना है, अदर कंट्री किसी भी कंट्री में जाना है, तो पासपोर्ट वीज़ा बिना उसके तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके अंतर्गत हैं। तो भारत में क्या है कि एक ही देश के अंतर्गत जो नागरिकता है दोस्तों, वो क्या है, समान अधिकार प्राप्त हैं पूरे राज्यों में, सभी राज्यों में एक जैसे। बट देखें तो यहाँ पर अमेरिका या स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है दोस्तों, अर्थात राष्ट्रीय और राज्यों की नागरिकता। अब यहाँ समझ सकते हैं दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस। देखो, अमेरिका से भी भारत के संविधान ने लिया, काफ़ी कुछ लिया था, स्विट्जरलैंड से भी। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका से जो चीज़ें ली थी दोस्तों, अमेरिका के संविधान से ये चीज़ भारत ने नहीं ली, कि अगर कोई जो है देश का नागरिक है तो उसको राष्ट्रीय और राज्य की नागरिकता अलग अलग लेनी है, ये वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने नहीं लिया भारत ने। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि भारत के जो संविधान है वो बिल्कुल ऐसा बनाया गया है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है, उसमें सब कुछ है, चुन चुन के पॉइंट्स लिए गए हैं, जिससे भारत एक इतना जो है विविध प्रकार की सभी कुछ चीज़ें होते हुए भी भारत एक अच्छा जो है देश चल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है, वहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय नीति अलग चलती है और राज्य की नागरिकता की नीति अलग चलती है। तो वहाँ पर अलग अलग नियम कानून बने हुए हैं। तो ये चीज़ें भारत के अंतर्गत नहीं है दोस्तों। ठीक है, नहीं तो बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों हमने बात की भारत की नागरिकता की, तो भारत में नागरिकता का तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही गया आप लोगों का, कि नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है और कैसे नागरिकता का जो है परित्याग किया जा सकता है। और साथ ही नागरिकता होती क्या चीज़ है, उससे हमको फ़ायदे क्या होते हैं, उससे हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, मौलिक हमारे कर्तव्य हैं, विशेषाधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, हमारे दायित्व हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। तो सबसे पहला आपने देख लिया होगा, अधिकार के बाद हमारा मौलिक अधिकारों की बात इसके अंतर्गत आती है। तो मौलिक अधिकार दोस्तों हमारे संविधान के भाग 3 के अंतर्गत हैं, जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं।
अब ये 12 से 35 तक के अनुच्छेदों को आप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि डीप नॉलेज रखने के लिए आपको इनको स्टडी करना है, बट हम इन अनुच्छेदों पर चर्चा नहीं कर पाएंगे दोस्तों, कि इसके अंतर्गत एक एक अनुच्छेद करके पढ़ेंगे तो मतलब हम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको बुक अपने पास रखनी होगी, ठीक है। बुक के अंदर आप जैसे कभी टाइम मिला, जैसे 1 घंटा आपने देख लिया, कभी अनुच्छेद किसके अंदर क्या है, और कुछ मेन अनुच्छेद जो है उन पर हम चर्चा इसमें करेंगे जरूर अपनी क्लास के अंतर्गत। बाकी ऐसा नहीं कि सारे अनुच्छेदों को ही पढ़ने में रहेंगे, अनुच्छेद अगर पूरी डिटेल पढ़ेंगे दोस्तों, पूरा जो है मेन का पेपर आ जाएगा और अनुच्छेद कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक है नहीं। और जो है संविधान से ही क्वेश्चन तो बनेंगे नहीं पूरे पेपर में, है ना, सारी चीज़ें पढ़नी होंगी। तो इसलिए मौलिक अधिकार पर हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो भाग 3 के अंतर्गत आते हैं मौलिक अधिकार, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक के अंतर्गत दोस्तों हमारे मौलिक अधिकारों को रखा गया है। हालांकि ये इनके बीच में अन्य अनुच्छेदों में अन्य चीज़ें हैं, बट 12 से 35 के बीच अन्य चीज़ें भी इसमें। अब सबसे पहला आता है दोस्तों राज्य। इसके अंतर्गत भारत सरकार और संसद राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार और विधानमंडल और भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी आते हैं, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो राज्य के अंतर्गत जो है क्या आते हैं, भारत सरकार और संसद, और राज्यों में से प्रत्येक राज्य की सरकार हो गई, विधानमंडल हो गया, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर या भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी, इसके हमारे उसके अंतर्गत जो है अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य के अंतर्गत इनको रखा गया है दोस्तों, ठीक है। अब क्या है दोस्तों, जो मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट है कहाँ से लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अधिकार पत्र बिल ऑफ राइट्स से लिया गया है। तो ये देखें, जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं, और अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, और इसको जो है संविधान के अधिकार पत्र से, वहाँ के संविधान के अधिकार पत्र यानी कि बिल ऑफ राइट्स से इनको लिया गया है मौलिक अधिकारों को। तो क्वेश्चन एग्जाम पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। और दूसरा ये हो सकता है कि मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान में किससे लिए गए हैं, तो बिल ऑफ राइट्स, ठीक है दोस्तों। तो ये इसको हिंदी इंग्लिश में भी ऐसे ही हिंदी में भी लिख के दे सकता है बिल ऑफ राइट करके। तो ऐसी स्थिति में जो है मौलिक अधिकार बिल ऑफ राइट्स से लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों में जो संशोधन हुआ है, ठीक है। मौलिक अधिकारों की भी हम बात करेंगे कल की क्लास में, लेकिन जो मेन इसके अंतर्गत जो संशोधन हुए हैं वो हम बात करते हैं दोस्तों अभी, ठीक है। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा विभिन्न मामलों के निर्णय और संसद द्वारा दिए गए संसाधनों का परिणाम यह है कि मूल अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है। तो दोस्तों मूल अधिकार क्या है, इन पर तो हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन इसके अंतर्गत दोस्तों मूल अधिकारों का संशोधन करने की बात कही गई। ये हमारे भारत के उच्च न्यायालय द्वारा जो है और संसद द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसके आधार पर जो है संविधान में मूल अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है। तो ये मेन पॉइंट है, यही फ्लेक्सिबिलिटी है भारत के संविधान की। इसके अलावा प्रत्येक ऐसे संशोधन में न्यायालय पर विचार किया करे, न्यायालय यह विचार करेगा कि क्या मूल अधिकारों के संशोधन से संविधान के किसी जो है आधारिक लक्षण का निराकरण या विनाश तो नहीं हो रहा। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं कि कोई भी चेंज करना है तो सीधे सीधे संसद ने कह दिया कि हाँ करना है और सीधे कर दो, उस पर बहुत विचारों उपरांत तो उसका डिसीजन लिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। कि उससे क्या होगा कि देश में कोई ऐसा इससे आधारित कोई लक्षण का निराकरण या विनाश तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई चीज़ नुकसान तो नहीं हो रहा है, या कोई बेसिक फीचर्स जो हैं उन उनमें कोई परिवर्तन तो नहीं आ रहा है ना, जो बेसिक नीड्स हैं कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और हम उसको सीधे उसी को हटा दे रहे हैं। तो ये चीज़ों को जो है इसमें क्या करना है, उन चीज़ों का पालन इसके अंतर्गत होना है, और इनका संशोधन तक विस्तार जो है शून्य रहेगा, ये बात भी है। और यदि ऐसा होता है तो संशोधन तक उस विस्तार तक शून्य रहेगा, तो उतने संशोधन फिर उसको क्या मान लिया जाएगा, उसको जीरो मान लिया जाएगा। दूसरी बात है, उच्चतम न्यायालय द्वारा आधारिक लक्षण की जो है कोई सूची जारी नहीं की गई है, लेकिन उसके कई निर्णयों से कुछ मूल ढांचे के बारे में पता चलता है, जैसे संविधान की सर्वोच्चता, संसदीय प्रणाली, न्यायिक पुनर्लोकन, पंथ निरपेक्ष और शक्तियों का पृथकीकरण पृथक्करण आदि, ठीक है दोस्तों। तो ये उच्चतम न्यायालय द्वारा अगर कोई आधारिक लक्षण में कोई सूची जारी नहीं की गई हो, तो लेकिन उसके निर्णयों से मूल ढांचे के बारे में अगर पता चलता है, जैसे संविधान की सर्वोच्चता है ना, संसदीय प्रणाली है, न्यायिक पुनर्विलोकन है,
उसके अलावा पंथ निरपेक्ष है, शक्तियों का पृथक्करण है। अगर ये सारी चीज़ों में कहीं कोई परिवर्तन होता है तो उस समय जो है इसको जो है देखकर ही संसद के द्वारा डिसीजन लिया जाता है दोस्तों, ठीक है? और उसके आधार पर उसमें परिवर्तन किए जाते हैं। अब दोस्तों जो मौलिक अधिकारों की स्थिति यानी कि पहला संविधान संशोधन जो हुआ था वो 1951 में हुआ था, 1951 में। इसमें अनुच्छेद 31 द्वारा प्रत्याभूत संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया था। तो दोस्तों अनुच्छेद 31 जो है उसके अंतर्गत द्वारा जो प्रत्याभूत संपत्ति का जो अधिकार है उसको सीमित किया गया था। यानी कि पहला संविधान संशोधन 1951 के अंतर्गत क्या किया गया? पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ दोस्तों, उसमें क्या किया गया? पहले तो संपत्ति के अधिकार को एक मूल अधिकार के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन अनुच्छेद 31 के द्वारा अनुच्छेद 31 में प्रत्याभूत करके संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया दोस्तों? सीमित कर दिया गया था। ठीक है? फिर इस पर हम संपत्ति के अधिकार पर आगे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि संपत्ति के अधिकार को फिर बाद में फिर धीरे-धीरे जो है इसको हटाने के कैसे हटाया गया इस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा शंकरी जो है प्रसाद बनाम भारत संघ, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। पहले तो आपको याद था पहला संविधान संशोधन कब हुआ था जिसमें संपत्ति के अधिकार को सीमित किया गया था, तो 1951। उसके अलावा शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ, ये 1951। इस मामले में यह प्रश्न उठाया गया, क्या संसद मौलिक अधिकारों का संशोधन कर सकती है? तो यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया था कि क्या मौलिक अधिकार इसमें जो रखे गए हैं क्या उनमें संशोधन करने का अधिकार है? ये शंकरी प्रसाद जी ने के द्वारा इसमें बात रखी गई थी भारतीय संघ से, ठीक है, भारत संघ से, कि इसमें जो है मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 में निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान संशोधन विधि के अंतर्गत नहीं आता है। तो संविधान संशोधन जो है विधि के अंतर्गत नहीं आता है, अतः संसद संविधान में संशोधन कर सकता है। तो ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया दोस्तों, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत, है ना, इसमें निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान संशोधन जो है न्यायालय के हिसाब से नहीं हो सकता, यानी कि विधि के अंतर्गत नहीं आता है, अतः संसद संविधान में संशोधन कर सकता है। तो सबसे बड़ी बात यही कही मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था दोस्तों, जो कॉमन सी बात थी कि हमारे देश के अंदर संविधान में जो संशोधन हो सकता है उसमें अन्य कोई चीज़ें नहीं, ऐसे चेंजेस नहीं कर सकते हैं, केवल भारत की जो है संसद के में इस बात का प्रश्न उठाया जाता है और उसके बाद उसका जो है समिति बनाकर उसका पुनर्विलोकन किया जाता है, उसको अवलोकन किया जाता है कि इससे हमारे क्या लॉस एंड प्रॉफिट होंगे। तो उन चीज़ों के आधार पर जो दोस्तों इसको क्या किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है। ठीक है? तो यही बात उन्होंने उन अनुच्छेद 368 को जो निहित प्रक्रिया के अनुसार संविधान संशोधन को हाई सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था दोस्तों कि ये जो है हमारे अधीन नहीं है, मूल अधिकारों को चेंज करने का हाँ अधिकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, ये बात उन्होंने उसमें कह दी थी। इसके अलावा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार को संशोधन में सर्वोपरि स्थिति प्रदान की गई है। तो दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं ये सबसे ऊपर हैं, इसलिए संसद अनुच्छेद 368 द्वारा मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। तो गोलकनाथ बनाम जब पंजाब राज्य 1967, इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसमें जब बात हुई तो इसमें क्या हुआ कि इसमें भी न्यायालय ने निर्णय दिया कि मौलिक अधिकार जो है संविधान में सर्वोपरि स्थिति प्रदान की गई है, यानी कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार प्राप्त हैं और वो सर्वोच्च स्थान पर है। व्यक्ति नागरिक ही भारत, जब देश का नागरिक ही नहीं रहेगा तो देश कैसे चलेगा? तो देश में नागरिकता को महत्व दिया गया और नागरिकता के साथ उसको देश में व्यक्ति को मूल अधिकार दे दिए गए। तो उन अधिकारों को सर्वोच्च स्थान मिला है भारत की संविधान के अंतर्गत। अब इसमें जो है जब निर्णय न्यायालय में गया दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में गया, तो ऐसी स्थिति में जो है वहाँ की जो न्याय व्यवस्था थी उन्होंने जो है ये कह दिया कि जो है इसको मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए संसद अनुच्छेद 368 द्वारा मौलिक अधिकारों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। तो संसद भी नहीं कर सकता, ये बात इन्होंने कह दी गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के बीच जब ये बात हुई। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों क्या हुआ, 24वां संविधान संशोधन 1971 हुआ। ठीक है, यह अधिनियम गोलकनाथ के मामले में उत्पन्न स्थिति के संदर्भ में पारित हुआ, क्योंकि जब गोलकनाथ जो है के मामले में जब बात आई कि
वहाँ पर पंजाब जो राज्य प्रांत था, तो ऐसी उनने जो है निर्णय दे दिया कि इसमें जो है संसद इसको चेंज नहीं कर सकता। तो इसको जो है इसके संदर्भ में भी ये पारित हुआ कि अनुच्छेद 13 एवं 368 में संशोधन करके संविधान में संशोधन करने के संसद के अधिकारों के बारे में सभी प्रकार के संदेहों को दूर किया गया। अर्थात संसद को संविधान के किसी भी उपबंध को संशोधित करने का अधिकार दिया गया। तो दोस्तों बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लाया हूँ इस क्लास के अंतर्गत। इनको आप बहुत अच्छे से स्टडी कीजिए। पॉलिटिकल साइंस का अध्यापक बनना है तो ये सारी चीज़ें बहुत गहनता से स्टडी करनी होंगी दोस्तों, ठीक है। ये हमारा जो है हमें अपने सब्जेक्ट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इस आधार पर भी ये पूरा जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। साथ ही दोस्तों इन चीज़ों को भी नोट करते रहिएगा, इन चीज़ों को आप ध्यान दीजिए, ठीक है दोस्तों। अभी हम इसके जो एमसीक्यू या वन लाइनर लाएंगे दोस्तों, उसके अंतर्गत भी काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी, लेकिन वो आपका रिवीजन होना चाहिए। ये आपको अभी आप पढ़ रहे हैं, बाद में वो जो क्वेश्चन होंगे उसको समझिए आपका रिवीजन है, जिससे आप वहाँ फटाफट आपको आंसर आते रहें, ठीक है। तो यहाँ पर संसद को संविधान के किसी भी उपबंध को संशोधित करने का अधिकार होगा। मौलिक अधिकार भी इसके अंतर्गत शामिल कर दिए गए दोस्तों। तो यहाँ पर ये 24वें संविधान संशोधन 1971 में जो हुआ, इसमें क्या दे दिया, संविधान को संशोधन करने का अधिकार किसको दे दिया दोस्तों, ये दे दिया संसद को, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्या हुआ दोस्तों, मौलिक अधिकारों को लेकर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, ठीक है, इसको भी नोट करिएगा। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के आधारिक लक्षणों से छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। अब यहाँ पर नई बात आ गई दोस्तों कि आधिकारिक जो लक्षण हैं उनमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। इस निर्णय में संसद ने संविधान के मूल ढांचे के उदाहरणों को स्पष्ट किया था। तो यहाँ पर जो संविधान का मूल ढांचा है वो वही रहेगा, ये बात कही गई है। और जो मूल ढांचा है उसमें चेंज नहीं करना है। उसके अंतर्गत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे देश के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, उन चीज़ों में चेंज कर सकते हैं। ये अधिकार जो है उन्होंने संसद को दिया। बाकी संविधान के जो आधारिक लक्षण, जो बेसिक चीज़ें हैं, उनको छेड़छाड़ करने का अधिकार नहीं दिया गया। तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 संशोधन के अंतर्गत दोस्तों ये बात हुई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्धारित किया, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम है तो सर्वोच्च न्यायालय में जाती है बात, और वहीं से जो है सारी चीज़ क्लियर होती हैं कि किसको क्या अधिकार है, किसको नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, तो संसद को ये अधिकार दिया गया, बट उसके आधारिक लक्षणों को छेड़छाड़ करने का अधिकार संसद को नहीं दिया गया दोस्तों, ठीक है। फिर दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 में जब हुआ, इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 एवं खंड 5 को जोड़कर यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार के किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर यह बात कही गई, 42वां संविधान संशोधन जब हुआ तो इस संशोधन द्वारा क्या किया गया, अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 को जोड़कर एक नई व्यवस्था जोड़ी गई दोस्तों। इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। तो ये बात इसमें कही गई कि इसमें जो है न्यायालय में आप इसको लेकर प्रश्नगत नहीं कर सकते। उसके बाद आया मिनवार मिल्स बनाम भारत संघ, मिनर्वा मिल्स, ठीक है दोस्तों, इसको नोट करिएगा। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। इस मामले में अनुच्छेद 368 खंड 4 को असंवैधानिक घोषित किया गया, क्योंकि वह न्यायिक पुनर्विलोकन का विनाश करने के उद्देश्य से बना था। न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान का एक आधारभूत लक्षण है। तो ये जो है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में जो है, इस मामले में जो अनुच्छेद 368 खंड 4 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। तो यहाँ पर जो खंड 4 बनाया गया था दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, जो खंड 4 जोड़ा गया था, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। और क्योंकि यह जो है न्यायिक पुनर्विलोकन का विनाश करने के उद्देश्य से बना था, और न्यायिक पुनर्विलोकन संविधान का एक आधारभूत लक्षण होता है, तो न्याय की स्थिति को जो है यहाँ पर नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए भारत में जो भी चीज़ें होती हैं, न्यायालय में जाने की सबको मूल अधिकार के अंदर, मतलब सबको अधिकार प्राप्त है दोस्तों कि न्यायालय में जा सकता है, अपनी बात को रख सकता है, अपनी बात को जो है वहाँ पर पूरी तरीके से अपनी बातों को रखना सबूतों के साथ वगैरह वगैरह, और उसके बाद उसकी सत्यता की पहचान करवा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है इसके अंतर्गत रखा गया था।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और वीडियो में अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे इसी प्रकार की लगातार क्लासेज आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेंगी। इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं दोस्तों आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट।